This is the second video on the Gupta Empire. In the first video, we talked about the sources, in which we saw the literary sources, then epigraphical sources, and the numismatic sources. After that, we saw the political history of the Gupta kings. The founder of the Gupta dynasty was Sri Gupt. Then उनका बेटा घटोत्कच किंग बनता है और फिर उनका बेटा चंद्रगुप्त वन, देन समुद्रगुप्त एंड देन चंद्रगुप्त टू. उसके बाद फिर हमने थोड़े लेटर गुप्तास देखे थे जैसे कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त. हमने उनके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था. हमने ये देखा था कि उन्होंने कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट करे थे और कौन कौन से डिप्लोमेसी करी थी. Now in this video I'm going to talk about the Gupta administration. What was the state of administration at the time of Gupta period? जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा बहुत मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, उससे इजी है. सबसे ऊपर किंग ही होते थे और किंग को भी यहाँ पे एक काउंसिल असिस्ट करती थी. मॉडर्न टाइम पे इस काउंसिल को मंत्री परिषद बोलते थे. यहाँ पे ऐसा कुछ नाम नहीं दे गया, बस ये है कि एक काउंसिल असिस्ट करती थी और उस काउंसिल में मिनिस्टर होते थे, एक सेनापति होता था और कुछ ऑफिशियल्स होते थे. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है. इसके अलावा एक और ऑफिसर होता था जिसे हम बोलते थे संधि विग्रह. ये संधि विग्रह, और ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होते थे. मतलब ये मिनिस्टर ही इसी में ही आते हैं, बट ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है संधि विग्रह. इसे आप याद रखिएगा. जैसे हमने मौर्यन एम्पायर के टाइम पे देखा था एक ऑफिसर थे समर्थ, ही वॉज द मिनिस्टर बट रेवेन्यू मिनिस्टर. उसी तरह से ये जो संधि विग्रह है ये भी मिनिस्टर है बट ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है. तो यहाँ पे ये लिखा किंग वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल कंसिस्टिंग फॉर अ चीफ मिनिस्टर, देख चुके हम. सेनापति ये भी देख चुके, एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल. सिंपल. A high official called Sandhi Vigraha was mentioned in the Gupta inscriptions. He was a minister for foreign affairs. ये काफी सिंपल था, इसमें मुझे लगता है कुछ समझने वाली बात नहीं थी. किंग्स काफी अलग अलग के टाइटल अज्यूम करते थे, जैसे परम भट्टरक, महाराजधिराज, ये हम ऑलरेडी देख चुके थे, परमेश्वर, सम्राट और चक्रवर्ती, ये आपको याद रखने हैं. अलग अलग किंग गुप्ता एम्पायर के अलग अलग टाइटल यूज करते थे. जो महाराजधिराज यूज करते थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त वन. और वहीं से टाइटल वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था. चंद्रगुप्त वन के पहले वाले किंग्स वो कोई टाइटल यूज नहीं करते थे, वो बस अपने आप को महाराज बोलते थे. बट चंद्रगुप्त वन से वो महाराजधिराज लगाने लगे थे और वहीं से टाइटल वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो मैंने बताया किंग को असिस्ट करते थे उनकी काउंसिल. काउंसिल में होता था मिनिस्टर, सेनापति और कुछ अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, और एक मिनिस्टर का नाम था संधि विग्रह और ये थे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर. तो ये थी सेंटर की बात. अब प्रोविंस पे आ जाते हैं. प्रोविंसेस को हम बोलते थे भुक्तीज, राइट, भुक्तीज. और ये आज के स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं. प्रोविंसेस मतलब स्टेट होता है, तो भुक्तीज से काफी पूरे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, गुप्ता एम्पायर में काफी भुक्तीज से. भुक्तीज के नीचे आते थे विश्यास, और जो विश्यास है ये डिस्ट्रिक्ट्स है, राइट. जैसे एक स्टेट में काफी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे ही तब तब भुक्तीज के नीचे काफी विश्यास थे. अब एक डिस्ट्रिक्ट में सिटी भी होती है और विलेज भी होती है, तो विश्यास दो चीज में डिवाइड हो गया. एक नगर जो सिटी हो गई और एक ग्राम जो विलेज हो गया. ये तो काफी सिंपल था. नगर संभालता था नगर श्रेष्ठिस, ग्राम संभालता था ग्रामिका. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्रामिका काफी जगह है. ऐसे डिस्ट्रिक्ट कौन संभालता था? डिस्ट्रिक्ट संभालता था विश्यापति. विश्यापति, ठीक है, विश्या डिस्ट्रिक्ट था तो उसे संभालने वाला विश्यापति. सिंपल. अब जो ये स्टेट थी ये कौन संभालता था? उन्हें कहते थे उपारिक्स. ये आज के गवर्नर जैसे है. ठीक है, तो काफी सिंपल था. मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं. सबसे ऊपर होता था किंग, और किंग को असिस्ट करती थी एक काउंसिल. ठीक है, अब काउंसिल में दो लोग आते थे, और भी लोग आते थे बट हमें सिर्फ दो के बारे में देखना है. एक सेनापति और एक मिनिस्टर. मिनिस्टर्स काफी होते थे. इनमें से एक पर्टिकुलर मिनिस्टर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे दे रखा है, उनका नाम था संधि विग्रह, और ये फॉरेन मिनिस्टर होते हैं. ओके, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर.
ठीक है, इतना आ गया। तो ये तो सेंटर काफी सिंपल था। अब हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो प्रोविंसेस होती थी, मैं यहाँ पे उसके असली वर्ड्स ही बताऊंगा, ठीक है। तो प्रोविंसेस को बोलते थे भुक्तीज। तो भुक्तीज होती थी, भुक्तीज के नीचे आते थे विशयाज, and they were the districts. This is the state, wishes were the districts। और जैसे आज के टाइम पे एक डिस्ट्रिक्ट में सिटी भी होती है और विलेज भी होता है, तो उसी तरह विषया दो पार्ट में डिवाइड हो जाते थे, एक नगर और एक ग्राम। ठीक है, सिंपल। अब हम देखते हैं कि इन्हें चलाता कौन था। भुक्ति इसको चलाते थे उपासक, उपारिक, उपारिक। दे वर द गवर्नर्स, इन इंग्लिश में गवर्नर बोलते थे। विश्यास को चलाते थे विश्यपति, बहुत सिंपल, राइट। नगर को चलाते थे नगर श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, ये आगे दिखाऊंगा मैं। और ग्राम को चलाते थे ग्रामिका। ये तो काफी सिंपल था। सो प्रोविंसेस इन गुप्ता एम्पायर वाज नोन एज भुक्तीज, हम देख चुके, एंड गवर्नर्स एज उपारिक्स। ये भुक्तीज को ये उपारिक चलाते थे। भुक्तीज वाज डिवाइडेड इनटू विशयास और डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी हम देख चुके। भुक्तीज डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते थे, यानी एक स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाता था, एंड दे वर गवर्न बाय विश्यपति, ये भी सिंपल था। नगर श्रेष्ठीज वर द ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी को हम बोलते थे नगर, राइट। एंड विलेजेस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रामीणिकास, एंड ग्रामीणिका या ग्रामीणी ये चलाते थे ग्राम, जो कि आज का विलेज है। अब एक और पॉइंट, कुमार मत्य एंड आयुक्त, they were responsible for the provincial administration, they were like the IS officers, okay। So Kumar Matyas and Ayuktas, they were the IS officers who run the provincial administration। गवर्न कौन करता था? उपारिक। बट डे टू डे वाली एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता था? वो थे कुमार मत्यस एंड आयुक्त, दे वर दी IS ऑफिसर्स, मॉडर्न IS ऑफिसर्स। ठीक है, ये याद रखेगा, काफी सिंपल था। सो किंग असीम्ड अ टाइटल लाइक परम भट्टरक, महाराजधिराज, परमेश्वर, सम्राट एंड चक्रवर्ती। ये टाइटल को याद करके चले जाएगा। King was assisted by a council consisting of chief minister, a senapati and other important officials। A high official called Sandhi Vigrah was mentioned in the Gupta inscription। Simple, he was a minister for foreign affairs। एक संधि विग्रह मिनिस्टर था और वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर था। फिर प्रोविंसेस गुंतप्ता व नोन एज भुक्तीज एंड गवर्नर्स और उपारिक्स। प्रोविंसेस मतलब स्टेट और उसे भुक्ति बोलते थे, और जो उन्हें चलाता था मतलब जो गवर्नर होता था उसे हम बोलते थे उपारिक। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुमार मत्यस एंड आयुक्त होते थे। दे वर द क्लास ऑफ ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होगा और उस डिस्ट्रिक्ट को हम कहते थे विशयास। सो भुक्तीज वर सब डिवाइडेड इनटू विशयास और डिस्ट्रिक्ट्स एंड दे वर गवर्न बाय विश्यपति, विश्यपति उन्हें चलाता था। अब एक स्टेट एक ग्राम में डिवाइड होगा, मतलब एक विलेज में डिवाइड होगा और एक सिटी में डिवाइड होगा। तो ग्राम हो गया नगर, और उसे चलाता था नगर श्रेष्ठस। So they were the officers looking after the city administration, and village को कहते थे ग्राम और ग्राम चलाता था ग्रामीणिका। ठीक है, काफी सिंपल था। तो ये था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम उस टाइम की सोशल लाइफ देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुप्ता के टाइम पे जो भी हुआ या फिर मॉडर्न्स के टाइम पे जो भी हुआ वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कास्ट सिस्टम काफी रिजिड हो गया। ठीक है, अब ना ये चीज आप मॉडर्न टाइम से कंपेयर करते हुए चलेगा। आपने मॉडर्न एम्पायर ऑलरेडी पढ़ चुका है, और वहां पे कास्ट सिस्टम नहीं था, क्योंकि वो लोग क्या फॉलो करते थे? बुद्धिज्म। ठीक है, मॉडर्न किंग्स बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, तो दे डिडंट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। बट यहाँ पे गुप्ता टाइम पे ये कास्ट सिस्टम था बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया था, और यहां से ही अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस स्टार्ट होने लगी। आप देखिएगा, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, बट इनमें से ना किसी के साथ भी, मतलब कोई भी शूद्र के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करता था। अनटचेबिलिटी इज लाइक छुआछूत, आज के टाइम पे अगर बोले तो वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होती थी। बट यहां से गुप्ता एम्पायर के टाइम से ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होने लगी। ठीक है, तो ब्राह्मण्स थे, ये प्रीस्ट होते थे। क्षत्रिय वॉरियर किंग्स होते थे, ये तो सिंपल है। वैश्य मर्चेंट्स और लैंड ओनर्स होते थे।
शूद्र, कॉमनर्स, पीजेंट्स एंड सर्वेंट्स, ये भी वही था। बट यहाँ पे एक और कैटेगरी आ जाती है, अनटचेबल। दे वर आउटकास्ट, इनकी कोई कास्ट नहीं थी, आउट ऑफ कास्ट। ओके, एंड इन्हें हम बोलते थे इंग्लिश में चंदल। दे वर कॉल्ड द चंदल्स। अभी मैं इनका वर्क बताता हूँ क्या होता है, आप पहले ये देखिए। सो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैड स्लोली बिगन ड्यूरिंग दिस पीरियड, यहीं से अनटचेबिलिटी स्टार्ट होती है। यहाँ पे रिजिड नहीं होती, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अनटचेबिलिटी होती है, बट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एंड चंदल्स वर सेग्रेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, ये चंदल जो थे अनटचेबल्स, इन्हें इस पूरी सोसाइटी से अलग कर दिया था। इनकी कोई कास्ट ही नहीं थी, ये लिखा है ना आउटकास्ट, आउट ऑफ कास्ट, कोई कास्ट ही नहीं थी इनकी। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। अब कई कई जगह इसके काफी काफी मतलब है। चंदल वो हो गया जो डेड बॉडी को बरी करता था या फिर एग्जीक्यूट करता था, कोई एग्जीक्यूशनर। अगर किसी को पनिशमेंट मिली, डेथ पनिशमेंट मिली, तो चंदल से होते थे जो उसे मारते थे, फांसी पे चढ़ाना। तो वो एक होते थे पीछे जो ब्लैक कलर का कुछ पहनते थे और फिर वो चढ़ाते थे। तो दे वर द एक्सक्यूशनर्स, और जो डेड बॉडी को उठा के पिकअप करते थे, बरी करते थे, या फिर वो जो लोगों के घर से कूड़ा उठाते थे, ठीक है, उनकी गंदगी उठाते थे। तो दे वर द चंदल्स एंड दे वर द अनटचेबल्स। तो ये एक नया ग्रुप बन गया था कास्ट में। आप ये याद रखिए, चंदल मेनली यही थे जो डेड बॉडी पिकअप करते थे और उन्हें बुरी करते थे। मतलब इन्हें क्या करना होता था, अननोन लोगों की डेड बॉडी उठानी पड़ती थी, चाहे वो जानवर हो या फिर कोई इंसान हो। अगर किसी एम्पायर में कोई मरा है तो ये चंदल जाते थे, उन्हें पिक करते थे और बुरी करते थे। ये इनका मेन फंक्शन था। दूसरा फंक्शन जो होता था, ये एक्सक्यूशनर थे। अगर किसी को डेथ पनिशमेंट मिली, तो ये लोग थे जो उसे फांसी पे चढ़ाते थे। इसलिए भी ये अनटचेबल्स थे। और दूसरा, अगर कोई कोई गंदगी करता था, उस टाइम पे इतने से सैनिटरी मेजर्स नहीं थे, तो ये ही वो लोग थे जो उठाते थे। ठीक है, तो चंदल्स ये भी थे। इन्हें कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता था, तो जो ये प्रैक्टिस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब हम वुमेन की पोजीशन देखते हैं, और वो काफी खराब हो चुकी है। इट बिकेम मिजरेबल ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। हम देख रहे हैं कि वैदिक टाइम से वुमेन की पोजीशन खराब होती ही जा रही है। ठीक है, जहां जहां ब्राह्मणिज्म होगा वहां आप देखेगा कि वुमेन की पोजीशन खराब होती जा रही है, मिजरेबल होती जा रही है। बुद्धिज्म वाली स्टेट्स में, जैनिज्म वाली स्टेट्स में वुमेन की पोजीशन अच्छी थी। ठीक है, जब बुद्धिज्म, अगर आप देखिए नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे बुद्धिज्म भी चाहता था और जैनिज्म भी चाहता था, यहाँ पे वुमेन की पोजीशन आपको अच्छी मिलेगी। बट गैंगेटिक वैली, जहाँ पे ब्राह्मणिज्म का एक डोमिनेंट रूल था, वहां पे आप देखिएगा कि वुमेन की पोजीशन काफी ज्यादा बेकार होती जा रही है। So it keeps become miserable during the Gupta period. They were prohibited to study the religious texts like Puran. जो ये पुराण है, ये गुप्ता टाइम पे ही बने थे। मैं आपको बताऊंगा आगे ये पुराण है क्या, बट अभी आप याद रखिए पुराण गुप्ता टाइम पे ही लिखे गए थे। तो दे वर प्रोहिबिटेड टू स्टडी द रिलीजियस टेक्स्ट, उन्हें ये भी मना करा गया था कि वो कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ सकती। सो दे वर बार्ड फ्रॉम स्टडी एनी टाइप ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इंक्लूडिंग द पुराण। और जो प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर थी वो भी खत्म हो चुकी थी। स्वयंवर का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता, स्वयंवर का मतलब खुद से पसंद करा हुआ लड़का, उसी से शादी। तो स्वयं मीन्स ओन चॉइस। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस थी ये खत्म हो गई थी। और जो मनुस्मृति बताती थी, मनुस्मृति द लॉज ऑफ मनु, ये भी हम देखेंगे आगे। जो ये मनुस्मृति थी, ये यही बताती थी कि लड़कियों की जल्दी एज में शादी कर ली जाए। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ वुमेन आप देखिएगा काफी बिगड़ती जा रही है, काफी ज्यादा खराब हो गई। एक तो वो कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ सकती, पुराण पुराण वो कुछ नहीं पढ़ सकती, वेद पुराण कुछ भी नहीं पढ़ सकते थे। उसके अलावा जो प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर थी कि अपने खुद से कोई पसंद करो किसी को, या फिर लव मैरिज आप देख लो, लव मैरिज, सिंपल वर्ड, लव मैरिज की जो प्रैक्टिस थी वो खत्म हो गई। और मनुस्मृति बताती थी कि चाइल्ड मैरिज करो, और चाइल्ड मैरिज यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। अर्ली एज में ही लड़कियों की शादी करी जाती थी, बिकॉज लड़कियों को एक बोझ माना जाता था इस टाइम पे। इस टाइम पे भी और पहले भी टाइम पे लड़कियों को बोझ माना जाता था, तो उनकी जल्दी से जल्दी शादी कराने की कोशिश करी जाती थी। ठीक है, तो हमने पोजीशन ऑफ वुमेन देख ली, हमने कास्ट सिस्टम देखा। अब हम ये देखेंगे कि ब्राह्मणिज्म रेन द सुप्रीमेसी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणिज्म बिल्कुल पीक पे था इस टाइम पे। द वर्शिप ऑफ इमेजेस एंड सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स मेड दिस रिलीजन पॉपुलर। अब यहाँ से फेस्टिवल भी काफी सेलिब्रेट होने लगे। ठीक है, और आइडल वर्शिप होने लगी या फिर इमेज वर्शिप होने लगी।
अलग अलग भगवान की इमेजेस बनने लगी, ठीक है, उनकी ही वर्शिप होती थी। रिचुअल्स हाँ थोड़े कम हुए, तो बट ये वर्शिप ऑफ इमेजेस सेलिब्रेशन ये ज़्यादा हो गए, और कुरान भी इसी टाइम पे बनी गई, ठीक है। ये थी सोशल लाइफ। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं। वैसे ये टॉपिक मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे से डिटेल करूँगा, वो सीरीज़ भी मैं काफ़ी जल्दी स्टार्ट करूँगा, तो ये हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताना चाहता हूँ। अब टेम्पल के ना कुछ स्टाइल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ और स्टाइल होता है, साउथ इंडिया में कुछ और स्टाइल होता है, और इन दोनों का मिक्स भी होता है। तो उनमें से एक स्टाइल होता है नागर, और एक स्टाइल होता है द्रविडियन। जो ये नागर स्टाइल होता है ये नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंट है, और जो द्रविडियन स्टाइल है ये साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट है। ओके, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली सीरीज में, बट फिर भी फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सो नागर जो होता है वो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल स्टाइल होता है, और जो द्रविडियन होता है वो साउथ इंडिया में टेम्पल स्टाइल होता है। तो जो ये नागर एंड द्रविडियन स्टाइल है आर्ट के टेम्पल वाले, ये दोनों ही इवॉल्व हुए हैं गुप्ता पीरियड में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बोथ द नागर एंड द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट इवॉल्व ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस क्या होता है ये सब हम बाद में देखेंगे। हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक पता होनी चाहिए, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है दियोगढ़ में। ये दियोगढ़ यूपी में पड़ता है, झांसी के पास। सो ये दियोगढ़ का टेम्पल है, इसे दस अवतार टेम्पल भी कहते हैं। दस अवतार टेम्पल, ये विष्णु का टेम्पल है। ओके, विष्णु गॉड का। तो जो ये टेम्पल है झांसी के पास, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्पेसिमेन है इस वाले पीरियड का। ये गुप्ता पीरियड में ही बना है। ये देखिए, ये दियोगढ़ या फिर दस अवतार, विष्णु के दस अवतार होते थे ना, तो ये दस अवतार वाला टेम्पल है। और एक है इलाहाबाद के पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मैंने फोटो एड नहीं करी, जगह ही नहीं थी, बट ये आपको याद रखना है। द टेम्पल एट दियोगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स, वो गढ़वास एक जगह है, वहाँ पे एक टेम्पल है, उसके पास स्कल्पचर्स है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये सब भी गुप्ता पीरियड में मिले थे हमें। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन है, तो आप इन दोनों के ऊपर सर्च करना, इमेजेस देखें तो आपके दिमाग में याद आ जाएगी, बैठ जाएगी। इस पीरियड में कोई गंधार इन्फ्लुएंस नहीं था, गंधार स्टाइल का। मैंने आपको बताया था गंधार स्टाइल क्या था। गंधार इज द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन एंड रोमन ग्रेको स्टाइल, और ग्रेको रोमन स्टाइल, ठीक है। देखा था हमने नॉर्थ वेस्टर्न वाले एरिया में ये गंधार आर्ट काफ़ी प्रोमिनेंट था, जिसमें बुद्धा को काफ़ी मस्कुलर, और जो उनकी ड्रेपरी होती थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोल्ड, ये सब दिखाती थी। ठीक है, इसमें कोई भी स्पिरिचुअल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से अगर हम कंपेयर करें, तो जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें कोई भी स्पिरिचुअल फीलिंग नहीं दिखती थी बुद्धा में, बट मथुरा स्कूल में काफ़ी स्पिरिचुअल फीलिंग लगती थी। तो ये थोड़ा डिफरेंस था, बस ऐसे रिकैप के लिए बता दिया। तो गुप्ता पीरियड में गंधार स्टाइल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था बुद्धा स्टैचू पे। हाँ, थोड़ा बहुत मथुरा में ग्रीक स्टाइल रिवील हुआ, बट कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है, बुद्धा का स्टैचू सरनाथ में डिस्कवर हुआ था। ये भी आप गूगल पर सर्च करके देखिए, इमेज देखिए इसका। एक भितरी मोनोलिथिक पिलर स्कंदगुप्त का था ये भी आप गूगल पर सर्च करके देखिए। ये एग्जाम्पल याद भी रखने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ गया आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, ये मेंस में भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर मोस्टली मेंस में ही है, प्रीलिम्स में इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट मेंस में काफ़ी आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बुद्धा का स्टैचू सरनाथ में, अभ्यर्थी मोनोलिथिक पिलर स्कंदगुप्त का था, ये भी मिला था, ठीक है। ये आप गूगल पर सर्च करके देखिए। इस पीरियड में मेटलर्जी काफ़ी डेवलप हुई। तो मेटलर्जी मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। तो ये हमें कैसे पता चलता है? एक गाइगेंटिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉपर स्टैचू मिला था बुद्धा का, और वो 7.5 फीट का था हाइट में। आप अब सोचिए, इतना बड़ा स्टैचू, वो भी कॉपर का। तो यही पता चलता है कि मेटलर्जी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी थी मेटलर्जी की। फिर द गाइगेंटिक कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा फाउंड एट सुल्तानगंज, ये कहाँ पे मिला था? सुल्तानगंज, ये भी आपको याद रखना है।
और एक और एग्जाम्पल है दिल्ली का आयरन पिलर। अगर आप कभी दिल्ली गए होगे और आपने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स देखा होगा तो आपको ये आयरन पिलर दिखा होगा। इसकी बात यह है कि आज तक मतलब इतने सालों पहले, इतने सेंचुरीज पहले ये खड़ा हुआ था, पर आज तक इसमें रस्ट नहीं आया। तो मेटलर्जी तो उस टाइम की काफ़ी डेवलप थी कि ऐसा आयरन पिलर खड़ा करा, इतने सालों तक चढ़ा, वो इतने सन के एक्सपोजर में था, उस पर बारिश पड़ी, बट फिर भी देयर वाज नो रस्ट। तो दैट इज समथिंग वंडरफुल। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है मेटलर्जी में। एक तो ये गाइगेंटिक कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा फाउंडेड सुल्तानगंज हैज अ 7.5 feet हाइट, इट्स अ वेरी टॉल वन, एंड द दिल्ली आयरन पिलर इज स्टिल रस्ट फ्री। ये दो एग्जाम्पल आप इसमें मेटलर्जी में याद रखेंगे। आर्किटेक्चर में क्या याद रखना है? आर्किटेक्चर में आपको ये देवगढ़ वाला टेम्पल याद रखना है, जिसे हम 10 अवतार टेम्पल भी कहते थे, और स्कल्पचर्स मिले थे इलाहाबाद के पास, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, बुद्धा स्टैचू सरनाथ का और बिहतरी मोनोलिथिक पिलर स्कंदगुप्त का। ये सब चीजें एग्जाम्पल है, ये थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा। अब इस आर्किटेक्चर के अलावा अब थोड़ी आर्ट की बात करते हैं, पेंटिंग्स की बात करते हैं। ग्वालियर के पास बाग केव्स है, अगर आप नहीं गए तो आप तक जाना चाहिए, काफ़ी सुंदर जगह है ये। ग्वालियर के पास ये बाग केव है, वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स मिली है, वो मूरल पेंटिंग्स होती है। मूरल पेंटिंग्स मतलब जो पूरी वॉल पे पेंटिंग्स हो, काफ़ी बड़े साइज की हो और वॉल पे प्रिंटेड हो, तो उसे मूरल पेंटिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो मूरल पेंटिंग्स मिली थी बाग केव्स में, ये बाग केव्स ग्वालियर के पास है, ये अजंता है। ठीक है, तो ये मूरल जो पेंटिंग्स मिली थी अजंता, अजंता केव्स आपने सुनी होगी। अजंता केव्स भी हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बुद्धा को काफी डिपिक्ट करा गया है। और एक है जगह सिगिर्रिया, ये श्रीलंका में है, वहां पे भी पेंटिंग्स मिली है, वो भी गुप्ता एम्पायर के टाइम की है। तो पेंटिंग्स में आपको बाग केव्स की पेंटिंग याद रखनी है, ग्वालियर के पास अजंता केव्स है। दूसरी ये इसमें बुद्धा के ऊपर डिपिक्ट करा है, और तीसरा सिगिर्रिया एक जगह श्रीलंका में, ये भी आपको याद रखना है। अब इन आर्किटेक्चर और इन पेंटिंग्स के अलावा कॉइनेज भी काफी रिमार्केबल थे। मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त ने ही 8 टाइप के गोल्ड कॉइन्स निकाल लिए थे, 8 टाइप के गोल्ड कॉइन्स, और उसमें पीछे लेजेंड्स लिखे होते थे और डिपेक्ट हुई करती थी इमेजेस, जैसे समुद्रगुप्त की डिपेक्ट हुई थी, वो वीणा प्ले कर रहे हैं। तो legends on them throw light on the achievement and figures inscribed are illustrative of the skill and the greatness of the Gupta numismatic art। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें सिर्फ याद करने का, इसमें कुछ समझने का नहीं है। लिटरेचर देखते हैं, ये भी पूरा याद करने का ही है। एक तो संस्कृत लैंग्वेज काफी प्रोमिनेंट हो गई थी। अब आप देखिए कि इनका रिलीजन था ब्राह्मणिज्म, और जब ब्राह्मणिज्म होगा तो संस्कृत लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होगा, संस्कृत लैंग्वेज का भी स्प्रेड होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा हमने देखा था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होती थी पहले। अशोक के टाइम पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे जाते थे उनके पिलर पे, और नॉर्थ वेस्ट पे खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज होती थी, पढ़ा था हमने ये। बट अब यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट से डेवलपमेंट हो गया नागरी स्क्रिप्ट का। ठीक है, ये जो नागरी स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही बनी है। सो नागरी स्क्रिप्ट हैड इवॉल्व फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ये थोड़ी ऐसी दिखती है। ये आप देखिए, ये नागरी स्क्रिप्ट है, का खा गा घा, ये सारी नागरी स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, नागरी स्क्रिप्ट बनी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। इस वाले पीरियड में ये हुआ, एक तो संस्कृत लैंग्वेज प्रोमिनेंट हुई। समुद्रगुप्त पैट्रोनाइज नंबर ऑफ स्कॉलर्स इंक्लूड हरिसेन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हरिसेन एक स्कॉलर थे और वो समुद्रगुप्त की कोर्ट में थे, और इन्होंने ही समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था इलाहाबाद पिलर में, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में भी काफी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे जिन्हें वो नवरत्न बोलते थे, और उनमें से एक था कालिदास। तो कालिदास के बारे में आपने सुना होगा, कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, सो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पोएट इन द वर्ल्ड। राइट, तो उनका एक वर्क है शकुंतला, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एंड इट इज वन ऑफ द 100 बेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड टिल नाउ। आज के टाइम पे भी ये वन ऑफ द 100 बेस्ट बुक है वर्ल्ड की, शकुंतला, ये याद रखिएगा। इनके दो और इम्पोर्टेंट प्ले है, एक तो मालविक अग्निमित्र और दूसरा विक्रम और वैश्य। ये तीनों प्ले है, शकुंतला, मालविक अग्निमित्र और विक्रम और वैश्य, ये तीनों प्ले है। ठीक है, इन तीनों के आपको नाम याद रखने हैं, कालिदास ने लिखे थे। अब इन्होंने दो एपिक भी लिखी, एक तो रघुवंश और कुमार संभव, ये दो एपिक है। ठीक है, प्ले और एपिक अलग होती है। और इनके दो लिरिक्स भी थे, ऋतु संहर और मेघदूत। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं, 6-7 जितने भी है।
शकुंतला, ये याद रखना, ये प्ले था। मालविका अग्निमित्र, ये याद रखना, ये भी प्ले था। विक्रम और अवश्य, ये भी प्ले था। अब दो एपिक्स देखते हैं, रघुवंश और कुमार संभव, ये आपको याद रखना है। और इनके दो लिरिक्स है, ऋतु समर और मेघदूत। इसमें समझने का कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ याद करने का, तो इसलिए मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ। कालिदास के अलावा एक और ऑथर थे, विशाखदत्त, और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विशाखदत्त के दो इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। एक और पोएट थे, सुद्रक, और उनकी बुक थी मृच चकतिक, और ये काफी ह्यूमर रिच है। मतलब आपने देखा होगा ना, ह्यूमर काफी आजकल इंपॉर्टेंट होता है लोगों में, तो ये पढ़िए, आपका ह्यूमर काफी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक है। एक और थे डंडन, इनके भी दो वर्क थे, काव्य दस और 10 कुमार चरित, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा ये तो अलग अलग ऑथर के वर्क थे। इसके अलावा इसी पीरियड में, गुप्ता के पीरियड में पुराण बनी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So the development of Puran took place in the period of during Gupta. तो पुराण इन द प्रेजेंट फॉर्म, जो आज के टाइम पे पुराण है, वो इसी पीरियड में लिखी गई थी, वॉज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। और कितनी पुराण है? टोटल 18 पुराण है टिल नाउ, ओके। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है भगवत, विष्णु, वायु, मत्स्य, ठीक है। ये याद रखना है, 18 पुराण है टोटल, और वो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ही बनी गई थी। उसमें से इंपॉर्टेंट है भगवत, विष्णु, वायु, मत्स्य। रामायण और महाभारत जो दो एपिक है, उनका भी जो फाइनल टच है और जो लिखी गई थी, वो इसी पीरियड में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये लिटरेचर के बारे में था। अब हम थोड़ा बहुत साइंस के बारे में देखते हैं और फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस पीरियड को गोल्डन एज भी बोला जाता था, बिकॉज यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो रही थी। हमने देखा आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी अच्छा था। नागर और द्रविडियन स्टाइल के मंदिर बने थे, दोनों आर्ट का फॉर्म गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हुआ था। दियोगढ़ का मंदिर हमने देखा। लिटरेचर में हमने देखा पुराण इसमें बनी थी। बाकी देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षसम, ये दोनों विशाखदत्त ने लिखी थी। कालिदास ने लिखी थी अपने पे, 3 प्ले लिखे थे, 2 एपिक्स लिखी थी और 2 लिरिक्स थे, और सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें शकुंतला। तो दिस वाज अ गोल्डन एज, और साइंस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। साइंस में भी गुप्ता एम्पायर ने ब्रिलियंट एक्टिविटी देखी। कौन कौन से स्फीयर में? मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस, इन चारों स्फीयर में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट एक्टिविटी देखी गई। आर्यभट्ट आपने सुना होगा, जिन्होंने जीरो इन्वेंट करा था। तो ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, और वो इसी टाइम के थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्ट्य, वो 499 एडी में लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वो किससे डील कर रही थी? मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट अर्थ इज स्फीयर एंड इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सेस। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिन्होंने बोला था कि अर्थ फ्लैट नहीं है। इससे पहले लोग क्या मानते थे? कि अर्थ इज फ्लैट, ठीक है। लेफ्ट में एक कॉर्नर है, राइट में एक कॉर्नर है, और फिर वो एक टेबल की तरह फ्लैट है, ठीक है। ये अर्थ है, और यहाँ पे फिर कॉर्नर है, यहाँ से फिर पानी नीचे जा रहा है, ऐसा मानते थे अर्थ को। बट आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट पर्सन who told people that earth is fair and it is rotating on its own axis। उस टाइम पे इतनी बड़ी डिस्कवरी करना कोई छोटी बात नहीं थी। ऑल्दो ये जो इनकी थ्योरी थी, ये बाद में रिजेक्ट हो गई थी, और किसने करी थी? इन्होंने, वरहमेर। वरहमेर भी एक एस्ट्रोनॉमर थे, और इन्होंने इनकी ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी थी। बाद में यही सच हुई, बट उस टाइम पे इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। तो वरहमेर, इन्होंने एक बुक लिखी थी पंच सिद्धांतिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पंच का मतलब 5 and Siddhantic मतलब astronomical systems. So the 5 astronomical systems was written by Vermeer। एक उन्होंने और लिखी थी बृहद समित, और ये संस्कृत में लिखी थी। ये याद रखिएगा, ये सब चीजें, ये सब याद करने का है। तो जो इनका बृहद समित था, ये संस्कृत में लिखा गया था। और एक इनका एक और वर्क था बृहद जताक, और वो एस्ट्रोलॉजी पे स्टैंडर्ड वर्क माना जाता है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, वरामिर। ये ऐसे दिखते थे ये रे, और ये आर्यभट्ट। तो ये तो एस्ट्रोनॉमी मैथ, इन दोनों के बारे में था, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ। अब बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन के लिए फेमस है वाघभट्ट, और ये इसी टाइम पे रहते थे। ही वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मेडिकल ट्रायो इन एंशिएंट इंडिया।
एंड ही वाज द ऑथर ऑफ अष्टन समग्र। इसका मतलब है समरी ऑफ द 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। ये भी आपको याद रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द गुप्ता एम्पायर। हमने सबसे पहले सोर्सेस देखे थे, उसके बाद हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी किंग्स की, हमने ये देखा कि इन्होंने क्या क्या अचीव करा। फिर हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखी कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे कैसी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी। सबसे पहले हमने सेंटर की देखी थी, उसके बाद हमने प्रोविंसेस की देखी, फिर हमने इकोनॉमिक लाइफ देखी, हमने सोशल लाइफ देखी, हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा, और अब हमने साइंस देखी। इसमें काफ़ी कुछ याद करने का है, तो आप याद करिए, समझने की कोशिश कम करिएगा, याद ज़्यादा करिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हर्षवर्धन डायनेस्टी की। तो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज खत्म होने वाली है, और उसके बाद मैं एक रिकैप वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक अब तक जो अभी पढ़ा हमने उसकी सिर्फ क्रोनोलॉजी बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ क्रोनोलॉजी बताऊंगा ताकि आपको रिवीजन के लिए काफ़ी आसान रहे। बस उस वीडियो को देख लिएगा करिएगा, 2 या 3 मिनट की होगी, वीडियो देखिए और आपका सारा रिवीजन हो जाया करेगा।